आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का इतिहास। हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। भारत में चार भाषा परिवार हैं। पहला है भरोपिये, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक, चौथा चीनी तिब्बती। जिसमें बोलने वालों की संख्या भरोपिये लगभग 73% भारत में बोलते हैं और द्रविड़ 25% लोग बोलते हैं और ऑस्ट्रिक 1.3% लोग बोलते हैं और चीनी तिब्बती 0.7% लोग बोलते हैं। ये तो रहे भारत में चार भाषा परिवार। फिर आगे अब देखते हैं भारतीय आर्य भाषा को तीन कालों में विभक्त किया गया है। जो भारतीय आर्य भाषा है, मतलब जो शुरू से जो भारत की भाषा चली आ रही है, जिसको भारतीय आर्य भाषा नाम दिया गया है। भारतीय आर्य भाषा को तीन कालों में व्यक्त किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, फिर अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो हम पहला देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चली, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का टाइम था इसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का था इसमें 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत में इसमें छंद से ये जो है, ये नाम जो है यास्क और पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम है। पाणिनि, इन्होंने इसका नाम रखा है। छंद से इसमें ज़्यादातर लिखे जाते थे। लौकिक संस्कृत, इसमें संस्कृत भाषा ये भी पाणिनि द्वारा लिखा गया है, इसका नाम रखा गया है। तो ये तो दोनों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। फिर अगला दूसरा पार्ट है इसका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका टाइम था 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ली ईसा तक, ठीक है, या 1000 ईसा कह सकते हैं हमसे। तो पूरा इसका यही समय है, 500 ईसा से लेकर 1000 ईसा तक। अच्छा, इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये भाषाएं इसमें आती हैं। अब इसमें भी, इसके अंदर भी तीन पार्टों में विभाजित किया गया है इसे। पहला है प्रथम प्राकृत काल, जिसको कहा गया पाली। इसका टाइम रहा है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ली ईसा तक। फिर द्वितीय प्राकृत काल, इसको कहा गया प्राकृत। फिर तृतीय प्राकृत काल, इसको कहा गया अपभ्रंश, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी भाषा के लिए। अपभ्रंश। और फिर है अवहट। अपभ्रंश के बाद ही अवहट जो है उसका नाम बदल गया था। चलिए देखते हैं प्रथम प्राकृत काल। पाली जो भाषा है, जिसको पाली कहते थे, ठीक है, इसमें जो है भारत की जितनी प्रथम देश भाषा है, ये जो भारत की प्रथम देश भाषा कही जाती है, वो भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही हैं, ठीक है। अब आती द्वितीय प्राकृत काल, ये प्राकृत है। इसमें भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही हैं। प्रथम प्राकृत काल में भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में हैं और द्वितीय प्राकृत काल में महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में हैं। प्राकृत भाषा जो है, ठीक है, इसको प्राकृत कहा गया द्वितीय प्राकृत काल को। फिर इसी के ही तृतीय प्राकृत काल, उसको कहा गया अपभ्रंश, जो कि 500 ईसा से 1000 ईसा तक चली है।
इसको संक्रमणकालीन और संकृतिकालीन भाषा भी कहा गया। इसी में से छोटा हिस्सा इसका एक अबहट जिसका समय है 900 ईसा से 1100 ईसा तक, जो कि इसके तृतीय प्राकृत काल के बीच में ही है। अब आ जाते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ये चली आ रही है 1000 ईसा से अब तक, ये अब तक मानी जाती है। ये है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, ये 3 जो हैं पार्ट हैं इसके में डिवाइड है। ये प्राचीन हिंदी 1100 ईसा से लेकर 1400 ईसा तक, और मध्यकालीन हिंदी 1400 ईसा से लेकर 1800 ईसा तक, और आधुनिक हिंदी 1850 ईसा से लेकर अब तक मानी जाती है। इसमें हिंदी और हिंदीतर भाषाएं जैसे बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि, ये सारी भाषाएं इसमें बोली जाती थी। फिर है हिंदी का विकास क्रम। इसी को हम एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हिंदी का विकास क्रम कैसे रहा है कि पहले सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, फिर उसके बाद हिंदी का विकास क्रम, तो हाँ संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन या प्रारंभिक अपभ्रंश, ये कह सकते हैं। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश इसका मतलब है, ये शाब्दिक अर्थ है पतन, जैसे किसी भी चीज़ का घटते जाना, पतन होता जाना, ये है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जैसे संस्कृत थी तो पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपभट, इसी तरीके से ये मतलब पतन होता जा रहा है, तो आखिर में क्या है? अपभ्रंश कहलाई। ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले रचनाकार थे स्वयंभू कवि, स्वयंभू। अपभ्रंश का एक और है, जैसे अपभ्रंश का जो साहित्य का आरंभ है अपभ्रंश का, वो 8वीं सदी ईस्वी स्वयंभी कवि से हुआ है, जो 13वीं सदी तक जारी रहा था, 13वीं सदी तक चलता रहा था। कहने का मतलब ये है। अपभ्रंश का मैं आपको संधि विच्छेद बता दूं। इसका अप प्लस भ्रंश प्लस घा वां, ये है। इसके प्रमुख रचनाकार ये हैं, स्वयंभू कवि हैं, जिनका पहली रचना है इनकी अपभ्रंश का वाल्मीकि, इसे पोएम चरियू कहते हैं, राम काव्य भी कहा जाता है। फिर दूसरे हैं इसमें धनपाल, इनकी रचना है भविष्यत कहाँ, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य, इसी को कहा जाता है। फिर है पुष्पदंत, रचना महापुराण, जसहर, चरियू, ये रचनाएं इसमें पुष्पदंत द्वारा हुई हैं। ठीक है। सरहपा, कंडहपा आदि ये सिद्धों की रचनाएं हैं। चर्यापद है, दोहा कोशी आदि, ये सब जो है इसी टाइम पर हुई थी। फिर आते हैं अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश में और क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी भाषा है? अपभ्रंश में से सौर सैनी है, तो सौर सैनी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा है? पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखने के लिए कह सकते हैं पराग कह सकते हैं। पा से पश्चिमी हिंदी, रा से राजस्थानी, गा से गुजराती हो गई। ठीक है, ऐसे याद रहेगा सौर सैनी, और काफ़ी जल्दी याद हो जाएगा इससे। फिर है अर्धमागधी, इसमें जो भाषा बोली जाती थी वो पूर्वी हिंदी कहलाई। फिर मागधी के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए अगर कहें तो ब्यूबा कह सकते हैं। बी से बिहारी हो जाएगा, ऊ से उड़िया हो जाएगा, बा से बांग्ला हो जाएगा,
आ के ढूंढने से असमिया हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रे रवश, पहाड़ी, ये पहाड़ी भाषा शौर सैनी से थोड़ी प्रभावित, उससे थोड़ी सी रिलेटेड कह सकते हैं। ब्राचंड, ये है पंजाबी, ये भी शौर सैनी से प्रभावित। और सिंधी, ये भाषा इसके अंदर आती हैं ब्राचंड के। महाराष्ट्री, महाराष्ट्री में मराठी, मराठी भाषा। ये तो रहा अपभ्रंश का। जो अपभ्रंश भाषा है उसके अंतर्गत इतनी भाषाएं थीं और ये उसकी बोली जाने वाली बोलियां हैं। ये शौर सैनी भाषा, अर्धमागधी, मागधी, रवश, ब्राचंड, महाराष्ट्री, ये और इनकी ये क्षेत्रीय बोलियां हैं। अब आते हैं अबहट क्या है। अबहट, अबहट अपभ्रष्ट शब्द का ये विकृत रूप है, यानी कि थोड़ा सा विकृत हो जाना, यानी कि बिगड़ जाना कह सकते हैं इसको। अबहट अपभ्रष्ट शब्द जो था उसका विकृत रूप, यानी कि उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोलना। तो इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती परवर्ती अपभ्रंश भी कह सकते हैं। ठीक है, अबहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संकृतिकालीन भाषा है, जिसका समय बताया रखा मैंने पहले ही। 900 ईसा से लेके 1100 ईसा तक रहा था। अब आप समझ ही गए होंगे अपभ्रंश के अंदर कितनी सारी बोलियां हैं, भाषाएं हैं। और अबहट क्या है? अबहट एक विकृत रूप है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अबहट के प्रमुख रचनाकार। अबहट के प्रमुख रचनाकार पहले हैं अक्षयमाण और अब्दुर रहमान। ठीक है, दूसरे हैं दामोदर पंडित, तीसरे हैं ज्योतिश्वर ठाकुर और चौथे हैं विद्यापति और पांचवें हैं रोड़ कवि। ये अबहट के प्रमुख रचनाकार हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये हिंदी का थोड़ा इतिहास आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको तैयार करें आप। सारे जो इम्पोर्टेंट तो मेन बातें थी वो मैंने इसमें लिख रखी हैं और मुझे लगता है कि आपको पसंद ही आएगा। और आगे आप इसको शेयर कर देना आप अपने जानने वालों में।